ऑल राइट, सो बेसिकली हमारा इस सेशन का फोटोशॉप कंप्लीट हो गया है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी प्रीवियस समय पे, लेकिन क्योंकि आपका जो बैच है, जो ये पर्टिकुलर टाइमिंग का बैच है, इसमें सबके कोर्सेज अलग अलग हैं, वेराइटीज़ में कोर्सेज हैं। तो सबका फोटोशॉप एक जैसा नहीं हो सकता। सबकी डिज़ाइनिंग, सबके आर्टवर्क और सबका जो पोर्टफोलियो है वो अलग अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, ताकि आप ऑलरेडी अपने कोर्स के प्रति सेंट्रिक होंगे, उसी के लिए वर्क करना चाहेंगे। ठीक। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फोटोशॉप में उसकी रील बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले 10 वर्क लगेंगे। हर एक आप चाहे आप वीडियो बना के रखें, पीडीएफ बनाएं, डॉक्यूमेंट या बनाएं, या स्लाइड शो बनाएं, पीपीटी बनाएं, अपने पोर्टफोलियो में, फोटोशॉप के पोर्टफोलियो में 10 वर्क्स आपको डालने हैं। नहीं, 10 से कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सके तो चल जाएगा, लेकिन कम नहीं करना। 10 भी अच्छे हैं, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क हैं। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए और किस किस के में क्या क्या है, कौन कौन से वर्क आने चाहिए, ये चीज़ पे है। क्या होता है कि फोटोशॉप में हमने प्रीवियसली देखा था, हमने डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के भी वर्क देखे थे, हमने फिर डिजिटल पेंटिंग भी देखी, फिर कैरेक्टर डिज़ाइनिंग भी देखा, फिर हमने वो देख लिया, क्या बोलते हैं, मैट पेंटिंग देख ली, और मैनिपुलेशन देख लिया, एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, है ना। लेकिन हर एक के में एक ही टाइप का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ में, क्योंकि इतनी सारी आर्ट वर्क है, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, तो आप उतना ज़्यादा हर टेक्निक में प्रोमिनेंट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ ही टेक्निक्स में प्रोमिनेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी फील्ड को क्रैक करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ है? सबसे पहले वेरिएशन में जो मिल रहे थे मुझे आपके यहाँ पे कोर्सेज में, इसमें एक गेमिंग गेमिंग का कोर्स वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट आपको मिलेंगे डिजिटल फिल्म मेकिंग वाले, है ना, और एक आपको मिलेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले, एडवांस ग्राफिक वाले होंगे। कौन है ग्राफिक, एडवांस ग्राफिक वाला? शुभम वर्मा जो है वो, हाँ, एनिमेशन, 2G एनिमेशन वाले जो है ना, वो गेमिंग और डिजिटल फिल्म मेकिंग में कवर अप हो जाते हैं। मतलब उनके कोर्सेज में ही वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें वो एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले जो सेक्शन होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, एडवांस ग्राफिक, क्योंकि इनको क्या बनाना होगा, इनको केवल फोटोशॉप के ग्राफिक्स वाले काम दिखाने होंगे, यानी कि रीटचिंग, ये अच्छे से आना चाहिए, जो हमने स्किन रीटच किया था, है ना, वो काम अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, कंपोजिशन, यानी कि अगर कोई लड़की की फ़ोटो खींचते हो, लड़के की फ़ोटो खींचते हो, तो उसको अच्छे से दिखा पा रहे हैं। कॉम्पोजिशन वही था, कलर करेक्शन करना है उसको, अपने फॉर्म में कुछ आप देना चाहते हो, जैसे कि लाइटिंग चेंज करके देना चाहते हो या मूड्स देना चाहते हो, उसके लिए, हाँ, कॉम्पोजिशन आना ज़रूरी है। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए मैनिपुलेशन, क्योंकि वो पोस्टर्स में काम आते हैं, मैनिपुलेशन। तो रीटचिंग, कॉम्पोजिशन, मैनिपुलेशन इनके लिए मस्ट है। उसके बाद फिर आता है इनको अपने काम में फिर क्या चीज़ें बनानी है, तो ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, जो कि पेन टूल के थ्रू क्रिएट करते हैं ना, वेक्टर डिज़ाइंस, वो चीज़ इसके अंदर होना चाहिए, और लीफलेट। A3 साइज़ का लीफलेट बनता है। A3 साइज़ को लैंडस्केप में कोई भी ग्राफिक जो बनाते हैं ना, उसको लीफलेट बोलते हैं। एक्चुअली में प्रमोशन के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि एक लैंडस्केप का साइज़ का होता है, उसमें ये भी हो सकता है कि जिस जगह पे मान लो वेन्यू हो रहा है, यहाँ गढ़कलेवा हो रहा है, तो गढ़कलेवा के लिए गढ़कलेवा का टाइटल होगा, छोटे छोटे सर्कल्स में क्या क्या आइटम होंगे वो रहेगा, और छोटा डिस्क्रिप्शन होगा। ये लीफलेट जो हैं वो जनरली बांटे जाते हैं, जनरल लोगों को बांटे जाते हैं, तो उसमें उतना ही लिमिटेड कंटेंट होता है। तो ये लीफलेट जो है वो A3 साइज़ का ग्राफिक होता है।
बिजनेस कार्ड जो होता है वो छोटा बिजनेस कार्ड होता है, ब्राउशर जो होता है वो 3 भाग में डिवाइडेड क्रिएट होता है ना। एडवांस ग्राफिक्स में ब्राउशर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना। तो A3 साइज को इक्वली 3 भाग में डिवाइड कर लो, या फिर A4 साइज का एक होता है एक पेज, तो A4 साइज का एक बनाओ, उसको 3 बार पेस्ट कर दो, तो वो बन जाएगा आपका ब्रोशर, है ना। तो ब्रोशर जो है वो बनता कैसे है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ आप रेफरेंस लेके भी कर सकते हो, या फिर एडवांस ग्राफिक का जो इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ के कोर्सेज हैं जो एक्स्ट्रा वाले आगे जो सॉफ्टवेयर आएंगे उनमें वो बताया ही जाएगा, क्योंकि उनमें उनको इसी वे में आगे लिया जाएगा। आगे फोटोशॉप में शुरुआत होती है, लेकिन अगर शुरुआत में ही भी आप ये अपने फोटोशॉप में इन टेक्निक्स को ऐड कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये आई थिंक रेफरेंस लेके तो बनाई जा सकती है, प्लस इसमें क्या ड्रॉप शेडोज़ और ये सब चीज़ ऑप्शन फोटोशॉप में अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये काम एडवांस ग्राफिक वालों को बनाना होता है। ज़्यादातर इस तरीके के जो ग्राफिक्स आप देख रहे हो, पैटर्न ग्राफिक्स, इन पे अगर काम किया जाए, इनका कोई पोस्टर बनाया जाए, या पोस्टर मतलब हमेशा पोस्टर का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ कैरेक्टर इमेज डालो और काम करो, केवल एक सिंपल A3 साइज का पेज लो और उसके अंदर पैटर्न डिज़ाइन करके डाल दो, ठीक है, और एक अपना कंटेंट एक लाइन में डाल दो, जैसे यहाँ लिखा है ना, लुक गुड फील गुड, है ना, तो बस इतना डाल दो। वहाँ कोई इमेज नहीं डालना, मैनिपुलेशन नहीं डालना है, कोई इमेज को क्रॉप करके डालना नहीं, केवल रैंडम पैटर्न ग्राफिक्स होने चाहिए। वो चीज़ जब आप बनाते हो तो आप एक नई चीज़ कर रहे होते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि वही एक आर्ट वर्क है जो कि देखना पसंद करते हैं लोग। होता क्या है कि जनरली क्या है, लोग ना मार्केट से पैटर्न उठा के डालते हैं बैकग्राउंड में और फिर पोस्टर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप वैसे डिज़ाइंस खुद बनाते होगे तो आपकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों के लिए है, यानी कि जो ग्राफिक डिज़ाइंस में जाते हैं। तो लीफलेट हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ब्रोशर हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया, रीटचिंग हो गया। 1 2 3 4 5 6 आर्ट वर्क तो इतने के होने चाहिए। अब इसके बाद आपकी जो बाकी के 4 हैं वो टेक्निक्स, जो टेक्निक्स में आप तगड़े नहीं हैं, जैसे मैट कॉम्पोजिशन, डिजिटल पेंटिंग, है ना, या फिर आप अगर मैट कॉम्पोजिशन नहीं ही कर सकते, क्योंकि वो उतना कोई नहीं देखेगा, उसके बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाएगा। तो अदर वर्सेटैलिटी क्या है, लोगो डिज़ाइंस कर सकते हैं, तो लोगो शीट वहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप क्या बोलते ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप ने कोई खास पोस्टर तैयार किया है किसी के लिए, वो वहाँ डाल दीजिए। ऐसे करके बाकी के 4 आर्ट वर्क होने चाहिए। तो आपके काम में ये दिखना चाहिए कि आप प्रिंट पब्लिशिंग के लिए कितनी चीज़ें कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये ग्राफिक एडवांस ग्राफिक वालों के लिए ये चीज़ें उनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। यानी अब फोटोशॉप कंप्लीट हो गया तो वो 10 वर्क अब ऐसे तैयार करने हैं, ठीक है। तो बाकी का सॉफ्टवेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ साथ ये 10 वर्क तैयार करके रखो, फिर जब बाकी का सॉफ्टवेयर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, फिर उसका वो चालू हो जाएगा, ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा। ये चीज़ है ग्राफिक डिज़ाइन वालों के लिए। अब बात करते हैं डिजिटल फिल्म मेकिंग वालों के लिए, इनके लिए क्या लगेगा। कौन है, आप हैं डिजिटल फिल्म मेकिंग में? प्रिंस परिहार, 2 जन हैं। अब आपका फोटोशॉप कैसा होगा, सबसे पहला तो फोटोशॉप में कंपोजिशन एंड कीज, इसका क्या मतलब हुआ, एक सीन बनाना है और उस सीन में चारों की अप्लाई करके अलग अलग वर्जन बनाने हैं, है ना। हाँ, बस हाई की में भी दिखेगा, लो की में भी दिखेगा, एक्सट्रीम की में भी बनाओगे और मीडियम की में भी बनाओगे, ठीक है। तो ये चारों कीज वहाँ पे मेंशन करके दिखाने पड़ेंगे एक ही सीन को। एक सीन है वो फट से टर्न हुआ दूसरे सीन में, दूसरा टर्न हुआ फट से तीसरे, तीसरे में टर्न हुआ चौथे में। अब ये चाहे तो आप PDF में दिखाना चाहो, स्लाइड शो में दिखाओ, या फिर वीडियो में दिखाओ, आपकी चॉइस है, लेकिन कंपोजिशन कीज़ होनी चाहिए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है एक
मूवी मेकर के लिए, जो मूवी बनाने वाला पर्सन होता है ना, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है। अगर ये चीज़ यूज़ नहीं करोगे ना तो वो इम्पैक्ट छूट जाता है हर बार जनता के ऊपर, तो इसलिए उसको ध्यान रखें। तो कंपोजिशन कीज लगेंगी, ठीक है, एक वर्क और कंपोजिशन डालना है। मैनिपुलेशन, ये भी प्रोमिनेंट है, इसको भी ज़रूरी है, मैनिपुलेशन भी आना चाहिए। तो आपका ऑलरेडी हो गया है इतने वर्क, है ना। तो मैनिपुलेशन उसके लिए भी बताऊंगा कि आपने ऑलरेडी जो मैनिपुलेशन तैयार किए हैं, बट आप और क्रिएटिव कर सकते हो उस चीज़ के लिए, है ना, तो उसके लिए भी बात करेंगे। तो मैनिपुलेशन हो गया। इसके बाद आपका इसमें ज़रूरी होगा मैट, सबसे ज़्यादा मैट पेंटिंग। मैट पेंटिंग जो हमने बनाई थी, आपको थोड़ा और इलेबरेटेड वे में बनाना होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब आप मैट बनाते हैं, फोटोशॉप का मैट तैयार करते हैं, तो इनमें हर एक इमेज इसको प्लेट्स में डिवाइड करते हैं। प्लेट्स में, जैसे हमारा प्लेटफॉर्म था जिसमें कैरेक्टर चलेगा, वो फ्रंट प्लेट कहलाई। जो सबसे पीछे का बैकग्राउंड होता है वो बैक प्लेट कहलाता है, ठीक है, यानी कि स्काई बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लैक प्लेट हो गया। अब वहीं बीच में देखोगे सिटी था, ट्रेन था, इंजन था और बिल्डिंग थी। तो वो 1 2 3 4 5 6 नाम से आगे जाती जाती है, यानी 1 से शुरू होगी और पीछे जैसे जैसे जाती आएगी तो 1 प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट डिवाइड होती है। तो वैसे डिवाइड करके अलग अलग इमेजेस निकालनी है, ठीक है। अब आपको आफ्टर इफेक्ट तो आता नहीं है, अभी नहीं आया, अभी चालू नहीं हुआ है, तो आफ्टर इफेक्ट नहीं डालोगे उस चीज़ में, है ना। लेकिन आप उस मैट वर्क की अलग अलग इमेजेस अरेंज करके दिखाओगे। कैसे अरेंज होती है देखो। मैट पेंटिंग ब्रेकडाउन्स, स्केच ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, लाइट्स की कंपोजिशन की डिसाइड किया ग्रे स्केल में, है ना, और उसके ऊपर फिर इमेज मैनिपुलेशन कर दिया। डिजिटल पेंटिंग जैसा दिख रहा है, लेकिन ये इमेज मैनिपुलेशन है। ये पेंट, ये डिजिटल पेंट है यहाँ तक, है ना। अब इसके ऊपर में इमेजेस डाल डाल के टेक्सचरिंग की गई है, इसीलिए यहाँ पे जो शेप डिटेल्स है ना वो यहाँ नहीं आएगी। यहाँ पे क्या किया है उसने, टेक्सचर डिटेल्स डाला है, ये पेंटिंग नहीं है, ये इमेज है। तो इससे क्या हो गया, क्योंकि ये फील आ गया ना, कलर कॉम्पोजिशन लाइट है, ये ऑलरेडी बना लिया उसने, सिंपल है, इसी को कॉपी करके ऊपर डाल दिए और मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड डाल दिए, डेप्थ आ जाएगी, है ना। सो ये एक मैट तरीका है, ये एक अरेंजमेंट का तरीका होता है मैट की अरेंज। हाँ, पूरा पाथ नज़र आ रहा है, ये इमेजेस हैं, ये आफ्टर इफेक्ट में पॉसिबल होता है ना, ये इसमें नहीं पॉसिबल होता क्योंकि 3D लेयर्स नहीं होती। लेकिन फोटोशॉप में हम उसको पर्सपेक्टिव में रख रख के दिखा सकते हैं, पर्सपेक्टिव में रख रख के चेंज कर करके। आई थिंक वैनिशिंग पॉइंट यूज़ किए थे, वैनिशिंग पॉइंट यूज़ नहीं किए ना। देखो इसमें भी एक ऑप्शन होता है वैनिशिंग पॉइंट का, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट होता है ना। तो मान लो जैसे कोई तुम्हारे पास इमेज है, कोई इमेज ले आओ, ये चलो मैट की ही इमेज ले आते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया, इधर ले आया, वैनिशिंग पॉइंट में गया, सेट कर दिया, कंट्रोल V। अब इसको ड्रैग कर दोगे ना तो वो वैनिशिंग पॉइंट में सेट हो जाएगा। पर्सपेक्टिव चेंज कर, जैसा पर्सपेक्टिव बनाओगे उसमें चला जाएगा, ओके कर दोगे, इमेज वैसी आ जाएगी। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, अब ये तो खैर हमने इसी नई लेयर पे लेते तो वैसा हो जाता, तो आप ऐसे ऐसे करके सबको सेट कर सकते हो,
है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं फोटोशॉप के अंदर, है ना। ये जो ऑप्शंस है ना फिल्टर गैलरी के, और ये वाले ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सारे हैं इफ़ेक्ट वगैरह के लिए, है ना। तो कोई इनका यूज़ उतना ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा आपके वर्क फ्लो में, आपके वर्क फ्लो में उतना ज़्यादा इनका यूज़ नहीं पड़ता है। ये जो वर्क हैं वो कॉम्पोजिशन के वक्त में थोड़े बहुत काम आते हैं, ज़्यादा समय पे नहीं, बट यूज़ कर सकते हो देख के, है ना। तो मैनिपुलेशन, मैट पेंटिंग आपका एक है, ये चीज़ आपका होना चाहिए, कॉम्पोजिशन की होनी चाहिए मूवी लाइन के लिए। और एक डिजी पेंट आना ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल पेंट अगर आपके पास नहीं आ रहा है ना तो आपको मैट पेंटिंग में बहुत दिक्कत जाएगी। क्योंकि मैट पेंटिंग में कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को मर्ज करने के लिए ना नहीं मिल पाता, इमेज नहीं मिल पाती, तो फिर क्या करते हैं हाथ से ही पेंट कर देते हैं उतने एरिया को, छोटा एरिया रहता करके वो नज़र नहीं आता उसमें। तो डिजिटल पेंट एक सेक्शन हो गया आपका। और इसके बाद डेफिनेटली स्किन रिटचिंग दे सकते हो, बट स्किन रिटच को रिटच नहीं बोलते हम लोग, इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्काई रिप्लेसमेंट। आपने सर ने कुछ स्काई रिप्लेसमेंट कुछ बताया था वैसा नहीं ना। तो कोई इमेज जैसे आप देखते हो, मान लो यहाँ पे हम लोग नीचे अपने सीन, अपने एरिया का कोई सीन लेते हैं, वहाँ पे बीच में वायर्स बहुत सारे गए और आपको स्काई दिख रहा है, उसके सामने वायर दिख रहे हैं, तो आपको वो वायर रिमूव करने हैं। तो वो रिमूव कैसे करते हैं, अपना ये क्लोन स्टैम्प ब्रश हो गया या हीलिंग ब्रश हो गया, जो भी यूज़ करना चाहो, या कंटेंट अवेयर फिल यूज़ कर रहे हो, तो उसको रिमूव करके दिखाओ। उसको पूरा रिमूव करने के बाद फिर उसके ऊपर में कोई चेंज करना हो तो कर सकते हो, है ना। लेकिन उसको क्लीन अप करने वाली चीज़ को रिप्लेसमेंट बोला जाता है। तो वो एक वर्क ज़रूरी होता है जब मूवी मेकिंग में जाते हैं ना, तो क्लीन प्लेट एक ऑप्शन होता है, वो करना होता है। क्लीन प्लेटिंग क्या होती है, जनरली जब वीडियो शूट लिए जाते हैं, तो अगर मान लो आप लोग 3 जन बैठे हो, मैंने शूट लिया और मुझे तुषार को गायब करना है, तो मुझे क्या करना होगा, फिर रीशूट तो मैं नहीं कराऊंगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, तुषार के पीछे का जो मतलब जब आप तीनों जब शूट लिए जा रहे थे, तब आप तीनों को अलग करके एक खाली बैकग्राउंड शूट ले लूंगा, ठीक है, ताकि वो दोनों को मैं वीडियो के पीछे में रख के सीधा मास्क कर दूंगा, तो ये गायब हो जाएंगे और आप ही दो रहेंगे। इसको क्लीन प्लेट बोलते हैं। तो कई बार होता है कि ये फुटेज नहीं ले पाते हैं। जब वो फुटेज नहीं ले पाते हैं ना, तब फोटोशॉप में इमेज को लाके रिप्लेस किया जाता है, क्लीन प्लेट क्रिएट करना पड़ता है, और वो उतनी फ्रेम्स की क्लीन प्लेट क्रिएट होती है। हाँ, तो वो हर एक वीडियो की फ्रेम को लाके की फ्रेम वो करते हैं, है ना। इसलिए इसलिए क्लीन प्लेट आर्टिस्ट जो होता है ना, वो भी एक पोस्ट होती है अपने मूवी लाइन में। तो एक क्लीन प्लेट आर्टिस्ट की पोस्ट होगी। जब डायरेक्टर भूल जाए फुटेज लेना, तब वो उसको बैठ के मैनुअली दिया जाता है, कि वो पूरे इमेजेस को लेके ना मैनुअली फोटोशॉप में ले जाके, जैसे रोटोस्कोपी का पैसा है वैसे क्लीन प्लेट का पैसा होता है ना। तो आपको जो सर ने नॉइज रिमूव करना बताया था ना, वो वो क्लीन प्लेट का हिस्सा होता है। तो उसके लिए आपको फिर वीडियोस पे काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। तो वो एक जो वीडियो वाले हैं उनको अपने काम में इसकी ज़रूरत दिखानी होती है, तो एक क्लीन प्लेट का वर्क दिखाना होता है, ठीक है। तो नॉइज़ रिडक्शन बना दिया, या फिर बहुत मान लो कोई इमेज है, उसमें से पूरी बिल्डिंग गायब करके दिखा दी आपने, है ना। तो वो सब काम जो है वो रिप्लेसमेंट में काउंट होगा, ठीक है। पहले बिफोर और आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, हर चीज़ जो है वो ऐसी ही आएगी। है ना, ये इमेजेस जो आप देखते हो ना बिफोर आफ्टर की, ये ऐसे ही आपकी भी इमेजेस तैयार होनी चाहिए, ये देखो, है ना। लेकिन उसको फोटोशॉप में ले जाके उन्होंने फिक्स किया हुआ है, एक्स्ट्रा अननेसेसरी बाल उन्होंने अलग किए हुए हैं,
कैरेक्टर का थोड़ा सा यहाँ से देखो पीछे में जो एक्स्ट्रा निकल रहा वो भी रिमूव किया हुआ है। हाँ, यहाँ से एक्स्ट्रा कुछ नज़र आ रहा था उसको भी क्लीन किया हुआ है। ऐसा करना रहता है इसमें, है ना। तो हर एक वर्क में बिफोर एंड आफ्टर उसको डिजिटल पेंट में टर्न कर दिया है ना। कुछ फ़िल्टर भी यूज़ किया है, ऑयल पेंटिंग वाला फ़िल्टर नज़र आ रहा है यहाँ से देखो तो एजेस पे, तो ऑयल पेंटिंग फ़िल्टर वगैरह यूज़ होते हैं तो उससे ऐसा आता है। हाँ, बाकी पेंट बहुत अच्छा है, अगर पेंट करना चाहो तो पेंट करो, ज़्यादा बेटर है। हाँ हाँ, इसकी ओके, इसके ये वाला, इसको मुंह बंद करने के लिए बहुत आसान है। ये वाला जो सेक्शन है इसी को काट करके ऊपर कर दिए और नीचे पे कंटेंट अवेयर मार दिए, है ना। तो होंठ वही है, बस देखो कि यहाँ से थोड़ा सा बहुत हल्का सा चौड़ा जा रहा है, होंठ हल्का सा चौड़ा जा रहा है। जितना विड्थ यहाँ पे दिख रही है ना उतनी विड्थ यहाँ पे भी नज़र आ रही है, तो थोड़ी कम हो जाएगी। बट क्लीनअप का काम अच्छा है इसलिए वो हुआ, है ना। तो ये बिफोर एंड आफ्टर के वर्क हर किसी में होंगे, हर चीज़ में आप जो कर रहे हो ये कॉम्पोजिशन के वर्क। ये नॉर्मल इमेज को लेके आप किस तरीके से उसको टर्न करते हो। हम लोग ने ये लास्ट वाले वर्क में यही चीज़ की थी, एनिमे टू रियल टाइप का जो कर रहे थे, उसमें यही था, नॉर्मल इमेज को लिए और उसको, ये देखो ये क्रिएटिव आर्ट वर्क्स होते हैं, इनको क्रिएट करना है। ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ किसको, फिल्म मेकिंग वाले के हाथ में वाली चीज़ है ये। फिल्म मेकिंग वाला जो व्यक्ति होगा ना उसके ये उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। ये देखो, स्पेस टेयर करने का, इसको कट करके अलग से निकाल लिए, हो गया। ये देखो रेड कलर है ड्रेस को, तो यहाँ से अलग से एक रेड ड्रेस लगा दी गई है, इधर काला कर दिया गया है इस काले के साथ ब्लेंड करके, बाकी सब वैसे ही डॉज एंड बर्न से नकली सिलुएट्स। ये देखो पैर नहीं है तो पैर लगाए गए, मैनिपुलेट तो कर ही सकते हैं सब चीज़, है कि नहीं। बाल में स्मज टूल यूज़ किया है तभी वो अलग से नज़र आ रहे हैं, ये वाले ऐसे 3 बाल उड़ते हुए नज़र नहीं। हाँ, उसकी फेस की पोजीशन भी चेंज है तो अलग से लाया होगा कोई, है ना, इससे तो नहीं बनेगा, अलग से कोई इमेज लाए होंगे उसको ज्वाइन कर दिए होंगे। इतने इतनी इमेज ज़रूर ले ली गई है। ये देखो ना जूते भी अलग कर दिए हैं शायद, नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जूता जो है ना वो यहाँ देखो ना, ये भी इधर दिख रहा है लेकिन इधर पे कम नज़र आ रहा। तो ये वर्क दिखने चाहिए, कॉम्पोजिशन देखो सिंपल इमेज है और कंपोजिट इमेज है ना, कि उसका सीन, उसका लाइटिंग, मूड्स कैसा है, वो पूरा यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके आर्ट वर्क में नज़र आने चाहिए, 10 आर्ट वर्क होने चाहिए डिजिटल फिल्म मेकिंग वालों के। अब आ जाते हैं गेमिंग वालों के, जो कि जिनका गेमिंग वाला कोर्स है, उनके लिए, जिनको उसी लाइन में आगे जाना है या कैरेक्टर डिज़ाइनिंग या इस तरीके की जो पॉइंट पे जाना है, तो उनके में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिजिटल पेंटिंग। क्योंकि आपको कोई भी जो प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट आपको आपके मतलब मार्केट से कोई इमेज को लेके नहीं बनाना होता, तो आपको डिजिटल पेंटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो इसलिए ही लेते हैं, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होता है या कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होता है वो दिमाग से, सोच से वाला आर्ट वर्क पर्सन होना चाहिए, पहला ये। दूसरा, आपको मैनिपुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, या फिर स्लैश बैशिंग, फोटो बैश सुने होगे ना,
तो मैनिपुलेशन या फिर फोटो बैश, ये एक वर्क आना चाहिए। फ़र्क ये है कि बैश में क्या होता है, कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि हम लोग इमेज को किसी एक पर्पस के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। बट बैश में क्या होता है कि हम कुछ सोचे नहीं होते हैं, बस हम एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट था, ये बैश से बना हुआ है हाथ, और ओवरऑल मैनिपुलेशन है। लगाए, उसका हाथ गायब किए ना, लड़के का हाथ था नीचे पे। ओरिजिनल इमेज जो थी ना वो ऐसी वाली थी, तो लड़के का हाथ था, तो हाथ को हमने कम्प्लीटली गायब किया। हाथ को गायब करने के बाद फिर हमने उसकी जगह पे दूसरा हाथ लगाया, दूसरा हाथ किसी और जगह से लेके आए थे। लेकिन क्या है, अब यहाँ देखो, ये डिटेल्स सोची समझी डिटेल्स नहीं है, लगाते गए, क्योंकि हमारा थॉट कहाँ पे गया, हमारा थॉट ना, अच्छा ये देखो, ये तो वो है, ये है, ये इमेज लेके आए, उसको रिसाइज करके वहाँ फिक्स किया हमने, फिर देन हमने क्लॉक लगाया। हमारा थॉट ये था कि भाई हमें एक आर्म बनाना है जो कि मैकेनिक रोबोटिक आर्म हो, लेकिन लकीली एक मसल भी मिल गई हाथ की, तो हमने वो भी डाल दिया वहाँ पे। तो मसल्स भी दिख रही है, वो भी दिख रहा है, और फिर उसके बाद ये बाइक का हमने हेड भी लगा दिया वहाँ, एंड देन फिर बाइक के पार्ट्स से हमने बाकी मसल एनाटॉमी कंप्लीट की, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, एल्बोज, है ना, रिस्ट, और फिर सबको आपस में मर्ज किया। तो हमारा कॉम्पोजिशन, मैनिपुलेशन और बैशिंग तीनों चीज़ हो गई। बैशिंग में क्या होता है, जनरली आप मल्टीपल इमेजेस लेते हैं और उनको आपस में जोड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। मैनिपुलेशन में क्या होता है, वही चीज़ होती है कि एक इमेज को लेके आप जोड़ते हैं, लेकिन बैशिंग में कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, और मैनिपुलेशन में प्रोडक्ट ब्रांडिंग का पोस्टर जनरेट हो सकता है, या कोई कोई एक पर्पस जनरेट होता है। हाँ, अब इसमें क्या होता है, अंतर कहाँ आता है, मानो बहुत महीन सा अंतर होता है, वो ये कि बैशिंग करते वक्त आप को कोई जज इस चीज़ में नहीं करेगा कि वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है। दैट मीन्स क्योंकि आप फैंटेसी वाली चीज़ और एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हो, तो वो दिमाग से ही अलग हो जाता है लोगों के, आर्टिस्टों के या इंडस्ट्री के, कि वो दिखना रियल चाहिए हर चीज़ में, वो ये है, हाँ एक्चुअल होना चाहिए, वो नेचुरल लगना चाहिए। लेकिन वो क्या चीज़ से बन रहा है, उस मटेरियल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगेगा। जैसे यहाँ पे वो मसल्स हैं, है ना, तो वो मसल्स कहाँ से टेयर हो रही हैं, कितनी टेयर हो रही है, वो कोई नहीं मांगेगा, वो नहीं होगा, वो बैश है, क्योंकि वो लगा हुआ है, लगा लगा के कुछ बनाया है, राइट। लेकिन अगर वही मैनिपुलेशन होता ना, तो वहाँ पे फिर हर एक चीज़ चेक की जाएगी कि अगर इंसान जो है वो कप में से सर निकल रहा है इंसान का, तो गर्दन जो है वो कप के मुहाने में फिट होनी चाहिए, वहाँ से निकलती हुई नज़र आनी चाहिए, तब वो मैनिपुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो वो अलग हो जाता है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे दूँ फोटोशॉप में मैनिपुलेशन, तो ये भी मैनिपुलेट कहलाएगा। इसमें इमेज को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है, लेकिन पर्सपेक्टिव में फिक्स करना, इमेज को वहाँ पे लाना, है ना, लाइटिंग सेटअप, प्लेसमेंट करना, कटिंग करना, क्लीन, ये सब मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है, जितना चीज़ है। तो यहाँ ये जो देख रहे हो, है ना, मास्क करना, ये चीज़, ये सब मैनिपुलेशन के अंदर आ जाता है, इमेज मैनिपुलेशन होता है, ये सब चीज़, है ना, ये मैनिपुलेशन कहलाएगा। जब बैश की बात आएगी, डिजाइन, प्रिंट डिजाइन निकल गया, हाँ वो फोटोशॉप डालना पड़ेगा, ज़रूरी है। अब बैश में क्या हो गया, बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्वायरमेंट देखो, कौन सी चीज़ कहाँ से लाई गई है, क्या है वो नहीं पता है,
बस ये है कि वहाँ थोड़ा सा पैटर्न यूज़ किया है ना। पीछे में देखो यहाँ पे इमेजेस यूज़ किया है, यहाँ डिजिटल पेंटिंग हो गया है, दूर में डिजिटल पेंटिंग कौन देखेगा। तो वो बैश की पॉइंट हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं फोटो बैशिंग के लिए ये रोबोट देख रहा हूँ, है ना। तो अब ये प्रोडक्ट है कहाँ से आया, क्या चीज़ है। यहाँ पे देख रहे हो तीन वो उसने लगा तो दिया है डिज़ाइन में, लेकिन क्या ये वर्किंग है आप नहीं जानते। आप एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, हाँ वो काम कैसे करेगा, तो वो कॉन्सेप्ट है ना। ये सब बैच है, एक ही चीज़ को 10-10 बार कॉपी करके लगाया गया है और उधर का डिज़ाइन तैयार किया है, पर्सपेक्टिव चेंज किया हुआ है। ये बैशिंग के हिस्से होते हैं। आप गेमिंग डिज़ाइन वालों के लिए सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि आपको ज़रूरत रहेगी बैशिंग की कंपैरेटिवली मैनिपुलेशन की, है ना। बट मैनिपुलेशन की टेक्निक गिनी जाती है उस चीज़ में कि मतलब आप बैश भी कर सकते हो, ऐसा वाला है ना। डिजिटल पेंटिंग में भी क्या है, एक चीज़ और है, इन्वायरमेंट डिजिटल पेंटिंग दिखनी चाहिए और कैरेक्टर दिखना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर की शीट कैसी होती है बताया था, राइट। फोटोशॉप की कैरेक्टर शीट जो होगी, इलस्ट्रेशन के लिए देना हो तो इलस्ट्रेशन के लिए दो, और कॉन्सेप्ट आर्ट दे रहे हो तो फिर ऐसी होनी चाहिए, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, इस तरीके की फोटोशॉप में। ठीक है, तो ये होगा आपका कैरेक्टर शीट का, जो गेमिंग वाले हैं उनको उनके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। दूसरा, इन्वायरमेंट जो होगा, इन्वायरमेंट शीट कैसी होती है, इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट आर्ट। अब इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होता है, ये इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन है। कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होगा, जब मैं यहाँ शीट डालूंगा, एग्जैक्टली exactly, ये डिटेल में होता है फिर। ये देखो जैसे ये, हाँ मतलब मैं एक इलस्ट्रेशन तैयार करूंगा और उस इलस्ट्रेशन में जितनी चीज़ है उसका सब कुछ इसमें रहेगा, है ना। जैसे ये बनाया तो ये इलस्ट्रेशन है, हाँ उतने को निकाल के। अब उसमें क्या है, जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं कौन से मटेरियल टेक्सचर के हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। रेलिंग जो है वो कैसी बनी होगी, ये कैसा बना हो, ये किसके लिए होते हैं, ये 3D आर्टिस्ट उनके काम में आता है। तो जब आप ये चीज़ बनाते हो ना, तब आपके 3D आर्टिस्ट को आइडिया आ जाएगा। अब ये इलस्ट्रेशन है, इसमें कलर पैलेट दिया हुआ है। तो कई बार ये भी मिल जाते हैं, कई बार यही मिलते हैं, कई बार यही चीज़ मिलती है और कई बार फिर आपको एग्जैक्टली दिया। जब डिटेल जाते हैं तो एग्जैक्ट देना पड़ता है। बड़े प्रोडक्शंस में ज़्यादातर लोग ये पूरा शीट देते हैं इस टाइप से। एक इलस्ट्रेशन होगा, करेक्ट, एक इलस्ट्रेशन होगा, फिर उससे रिलेटेड डिज़ाइंस होंगे और इंडिविजुअल जो जो चीज़ें उसके अंदर यूज़ हुई है ना, उनको इंडिविजुअल बना के दिया जाएगा। ये कंप्लीट शीट होती है। तो ये अगर आप अपने उसमें डालोगे पोर्टफोलियो में, तो आपका ज़्यादा इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो बनता है। यानी कि आप वर्क फ्लो से जानकार व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि कंपनी को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आप ऑलरेडी लेके जाके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल पेंटिंग के 2 आर्ट वर्क हो जाएंगे। मैनिपुलेशन के, इसको एक इलस्ट्रेशन भी कर देता हूँ, यानी कॉन्सेप्ट आर्ट अलग, इलस्ट्रेशन अलग, मैनिपुलेशन और बैशिंग में बैशिंग, ठीक है, वो अलग। अब इतना होने के बाद फिर आप जा सकते हो, तो आप मैट कंपोजिशन क्रिएट करना चाहो तो वो कर लो। इसमें देखो 3 चीज़ें ध्यान में रखो जो आपको जज करने वाली होगी। वो होगा टेक्सचरिंग कितनी अच्छी कर सकते हो, यानी जब पेंटिंग करते हो तो कितना डिटेल में जा सकते हो उस मटेरियल को दिखाने के लिए। आई थिंक क्यूब वाला आपने भी किया होगा, आपको नहीं मिला, इनको मिला था क्यूब वाला, तो वो क्यूब वाला काम आपको भी करना है।
उससे क्या होता है, टेक्सचर पता चलता है, पेंट टेक्सचर का, पेंट कैसा होता है, मटेरियल वाला। वो मटेरियल वाला वो आपके काम का तब तक नहीं है जब आप 3D में नहीं जाते। 3D में जाओगे तब वो आपके काम आएगा, है ना। अब गेमिंग वालों का काम ही शुरू होता है 3D से, तो वो नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो वो टेक्सचरिंग कैसी करनी है वो से जज होगा, ठीक है। हाँ, मतलब आप पेंट कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो ना पेंट, तो क्या इमेजेस का जोड़ के वो टेक्सचर को ला सकते हो, वो चीज़ आपको ज़रूरी होगा जानना, ठीक है। और फिर कॉम्पोजिशन एंड कीज़, ये गेमिंग वाले को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गेम इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना है, मूड दिखाना पड़ेगा, तो वो चारों वाला पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे 10 गेमिंग वाले अपना तैयार करें, अपना मूवी वाले जो हैं वो अपना तैयार करें, और ग्राफिक वाले अपना तैयार करें, ठीक है। सो 3D एनिमेशन अगर कोई सोच रहा है, क्योंकि आस्था का 3D एनिमेशन का है, वो गेमिंग में नहीं जा रही है लेकिन 3D एनिमेशन में जा रही है, तो उसके लिए भी गेमिंग वाला ही अप्लाई होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं सब 3D में काम आती हैं, तो ये चीज़ें क्रिएट करना होता है ना। तो आपके वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर तैयार होना चाहिए, वरना अगर आप गेमिंग के जॉब इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ पोस्टर दिखाओगे ना, तो वो कितने लेवल पे आपको जज कर लेगा हम नहीं जानते, है ना। शोरील इफेक्टिव रहेगी ही नहीं, है ना। वो अगर आप उसको वो दिखाओगे, और मूवी वाले के लिए भी जाओगे और पोस्टर दिखाओगे ना, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि प्रमोशन में यूज़ कर सकते हैं, है ना, रख लेंगे। लेकिन जिस जॉब के लिए जाओगे उसके लिए नहीं रखा जाएगा। और ये हाई फाई वाला काम लेके जाओगे ना ग्राफिक वालों के यहाँ, तो उनको ऊपर से निकल जाएगा, तो वो नहीं समझेगा उनको। मतलब जो ग्राफिक की कंपनीज होती हैं उनके किसी काम नहीं आता ये, तो वो क्या है ना, उसको जज ही नहीं कर पाएंगे। वो फिर क्या करेंगे, आओ भाई बैठो, ये कंप्यूटर है, ये है, बैठ के बना के बताओ। तब वहाँ बैठ के बनाना पड़ेगा कि कर कर सकता है कि नहीं। याद है ना, तुमको करना पड़ा था वो, क्यों? क्योंकि आपकी शोरील से वो समझ नहीं पाया था कि ये, हाँ, इनको वहीं एग्ज़ाम देना पड़ा था ना। हाँ, ना ना, वो फिर रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या होता है कि उस समय तुरंत नहीं समझ पाते ना, और फिर वो ये इशू रहता है, क्योंकि आपकी शोरील उतनी इम्पैक्टफुल होना कि सामने वाला देख के वही चीज़ होना चाहिए। हम्म, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जी पूछा गया है, ऑन द रिकॉर्ड कर दिया जाए कि रितेश ने पूछा है ये क्वेश्चन कि जो आपकी शोरील है उसको किस में बनाना चाहिए, यानी आप अलग से वेबसाइट बनाएं या फिर पीडीएफ बनाएं या पेन ड्राइव में रखें अपने पास या रखें। सबसे पहली चीज़, सबसे अच्छा माध्यम शोरील का, देखो दो दो स्तर होते हैं जॉब करने के लिए। मतलब जब जॉब के लिए जाओगे ना, तो दो तरीके से फिल्टर होगे। सबसे पहला, आपका शोरील आपका जो मेल किया हुआ रहेगा वाया ऑनलाइन मीडियम, क्योंकि आप डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाओगे कभी, आपको कंपनी को अप्रोच करना होता है, तो उसको ईमेल भेजना होता है, या फिर कंपनी ने जहां ओपनिंग अप्लाई दिया हुआ है वहां जाके उस सेक्शन पे आपको अपना लिंक डालना होता है। अब ये हो सकता है कि आप यूट्यूब का वीडियो बना के रखे हों, तो उसका लिंक डाल दीजिए, या आपका ड्राइव है उसका लिंक डाल रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट है उसका लिंक डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं उसका लिंक आप डाल रहे हैं, आर्ट स्टेशन वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स में हैं तो उसका लिंक डाल रहे हैं आप उसमें। तो पहला आपका ईमेल होगा, ठीक है, यानी ईमेल हो सकता है या वो सेक्शन हो सकता है। तो इतना तो समझ लीजिए कि आपको ऑनलाइन कहीं ना कहीं होना है,
अब वो फेसबुक पेज है या आर्टिस्ट स्टेशन का पेज है या फिर आपका यूट्यूब का वीडियो पेज है, यानी आपने अपनी वीडियो बना के रख ली है, शोरील का वीडियो पे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। सबसे जेनेरिक कॉमन तरीका होता है यूट्यूब पे अपलोड करना। लोग अपने काम का वीडियो बना लेते हैं, उसको यूट्यूब में डाल देते हैं और उसी लिंक को फॉरवर्ड करते रहते हैं। सबसे जेनेरिक तरीका है। इम्प्रेसिव तरीका क्या होगा, ये तो करना ही है। इम्प्रेसिव तरीका ये होगा कि आप अपना वेबसाइट तैयार कीजिए या ब्लॉग तैयार कीजिए, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट थोड़ा पैसा मांगती है, लेकिन अगर ब्लॉग तैयार करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्टिंग हो जाता है। हाँ, blogspot.com जाइए, फ्री में आपको जगह मिल जाएगी, वहाँ इमेज अपलोड कीजिए, बनाइए, ऑनलाइन कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उस प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ब्लॉग में क्या होगा, आपको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जिन ऑप्शन का यूज़ करके आप अच्छा से अट्रैक्टिव कंटेंट राइट करके बाकायदा अपने वर्क को एक्सप्लेन करके वहाँ पे डाल सकते हो। या फिर आपका गूगल स्लाइड्स है, एनिमेटेड डालना हो तो। लेकिन गूगल स्लाइड्स में एक कैच ये हो जाता है कि अगर कंपनी के पास नहीं है पीपीटी तो बर्बाद हो जाएगा वो चीज़, है ना। तो पीपीटी अच्छा होना चाहिए या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, है ना, पीडीएफ फॉर्मेट। ये तो अप्रोच में ये चीज़ है कि डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री को कर रहे हो। यूट्यूब वाला तरीका आप सब जगह यूज़ कर सकोगे। ब्लॉग स्पॉट वाले में आप उन्हीं कंपनीज को दीजिए जो कंपनीज थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड यानी मीडियम रेंज की कंपनीज हैं। मतलब रीजनल जो एरियाज होते हैं ना, लोकल कंपनीज जो होती हैं, उनको यूट्यूब वाला भेजिए, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता कि वो वेबसाइट ओपन करके बैठ के चेक करें, वो नहीं देखते उतनी सब चीज़। उनको पता है भाई ये, हाँ, वीडियो भेज दिए। लेकिन अगर कोई कंपनी जो थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, यानी कि मल्टीपल स्टेट्स पे उनका काम चल रहा है, बड़ी थोड़ी रेंज है कंपनी की, तब आपको अपना ये दिखाना, वर्थ दिखाना होता है। तो आपका ब्लॉग हो गया, आर्टिस्टेशन बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आपका वो वेबसाइट के फॉर्म पे भी आपको लिंक देता है। तो आप अगर भेजोगे ना तो आपका एक सेपरेट पेज ओपन होगा उस जगह पे, क्यूआर कोड भी बन जाता है, वो भी बन जाता है, सब चीज़ बना के देता है वो उसी के अंदर, है ना। तो वो भी कर सकते हो। नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्टिंग रहता है, आर्टिस्ट स्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, वो तो अलग है। आर्ट स्टेशन में आर्ट बेची भी जा सकती है, जॉब भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। वो एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपना वर्क लोगों के सामने रख रहे हैं। अब वो उसी में आपकी फील्ड के लोग घूम रहे होते हैं, इसलिए वो आपको वो कर लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें कि पहला चीज़ तो ऑनलाइन मीडियम है। अब वो आप कैसे इम्पैक्ट डालते हो, वो वीडियो से डालना है तो वीडियो से डालो, वेबसाइट से डालना है तो वेबसाइट से डालो। जनरल मीडियम होता है वीडियो, जो कि बहुत आसानी से एक्सेसिबल होता है क्योंकि हर कोई यूट्यूब ओपन कर लेता है ना। लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल जगह पे डाल रहे हो तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा अगर इम्प्रेसिव इम्पैक्ट डालना है तो अपना ब्लॉग स्पॉट या कुछ भी ऐसा पहले से बना के रखो और उसको वहाँ डालो, ठीक है। इंस्टाग्राम वगैरह कम शेयर करते हैं, बहुत कम इंस्टाग्राम्स। रीज़न ये होता है क्योंकि इंस्टाग्राम क्या होता है, वो आर्टिस्टिक प्लेस नहीं है, वो एक पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म है ना, पब्लिक नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ से जज नहीं होते आप, सही मायने में एज एन आर्टिस्ट आप जज नहीं होते, आप अपनी ही कम्युनिटी के बीच में जज होंगे क्योंकि आपका वर्क कैसा है। तो आपके जितने ज़्यादा फिर उसमें फॉलोअर्स हैं, जितने लोग हैं, उनको देखा जाता है। इंस्टाग्राम में क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है, आप किसी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको होल एंड सोल चेहरा बना के नहीं दुनिया के सामने लाने वाला ना। वो तो क्या करेगा, आपको एक काम करने बोलेगा, आपको वही काम करना है, तो उसके बेसिस पे वो कैसे जज करेगा इंस्टाग्राम का देखे। तो इंस्टाग्राम कई बार पॉजिटिव कई बार नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। पर ऐसे दिया जा सकता है कि हमारा इंस्टाग्राम लिंक भी है, हैंडल भी है, आप इसमें आ सकते हो, चेक कर सकते हो। तो वो आपके वेबसाइट वगैरह में लिंक ही आ जाता है, तो वो बेहतर रहता है। ब्लॉग स्पॉट वगैरह, हाँ, तो लिंक ही देता है वहाँ पे, ठीक है। तो पहला तो ऑनलाइन वाया मीडियम होता है। दूसरा मीडियम होता है जब वहाँ जाते हैं ना, तब अगर इम्पैक्ट अलग ही लेवल का डालना है, अलग ही लेवल का डालना है, मीडियम लेवल का और एक शॉर्ट लेवल। शॉर्ट लेवल में क्या होगा, पेन ड्राइव लेके जाओ,
पेन ड्राइव में पीडीएफ भी होना चाहिए और वीडियो भी होना चाहिए, दोनों चीज़ डली होनी चाहिए, और आपका रिज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी उसके अंदर होनी चाहिए, प्लस आपके पास सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। इतना कंटेंट वहाँ देना रहता है। पेन ड्राइव छोड़ना नहीं है, ले आना, बोलना कॉपी करके दे दीजिए, है ना। ठीक है, ये लोएस्ट इम्पैक्ट है, छोटा इम्पैक्ट। मीडियम अगर चाहिए है किसी कंपनी को, बोलते हैं ना धराशायी, थोड़ा सा मीडियम वाली कंपनी को अगर करना है तो फिर पेन ड्राइव का पूरा प्रोडक्ट रखिए, हार्ड कॉपी भी रखिए, प्लस एक सीडी रखिए। सीडी में इसको रख के, जो कि सस्ती आती है, 40 रुपए की सीडीज आ जाती हैं, बर्न करिए पूरा डाटा उसके अंदर और सीडी छोड़ दीजिए, नाम देके सीडीज उनके साथ छोड़ दीजिए। है ना। तो टोटल ओवरऑल खर्चा कितना आता है? 81 रुपए का खर्चा आएगा, 100 रुपए का, है ना, उतना खर्चा आएगा। उसमें आप क्या बोलते, उनके पास अपना सीडी और अपना एक सीडी का कवर ओवर के साथ अच्छे से नाइसली वहाँ ले जाके छोड़ दीजिए। तो वो ना बहुत अलग इम्पैक्ट करता है। विजुअल मीडियम जो हार्ड कॉपी है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके वर्क का इमेजेस होते हैं, तो वो इमेजेस के अच्छे थोड़ा मीडियम इम्पैक्ट के लिए क्या होता है, उनके पोस्टर के अच्छे खासे कलरफुल निकाल के दीजिए उनको। तो इट कॉस्ट अबाउट मतलब 100-120 रुपए, बट इट विल गेट यू जॉब, है कि नहीं। तो इट विल गेट यू, उनको मीडियम इम्पैक्ट आ जाएगा, बाकी सारे हट जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या लोग ना पेन ड्राइव लेके जाएंगे और सबसे छोटा इम्पैक्ट डालेंगे, तो आप उनको कट ऑफ कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा और भारी इम्पैक्ट अगर डालना, जो प्रोफेशनल इम्पैक्ट होता है, वो डाला जाता है, उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करनी होती है, और वो डालते हैं जो मेन स्ट्रीम में काम करने वाले होते हैं। वो कैसे डालते हैं? सबसे पहले वो क्या करेंगे, यूट्यूब का एक यूट्यूबर बने रहेंगे, दैट मीन्स, या कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात करना होता है, पीछे में बनाते वाला नहीं डालना होता है, लोगों से बात करते हुए वाले लोग होते हैं ये लोग। वो एक अपना बना के रखते हैं हैंडल पूरा, ठीक है। अब उसमें अपने 1000 सब्सक्राइबर, 2000, 3000 जितने भी सब्सक्राइबर हैं, कंटेंट अच्छा रखना होता है। 6 महीने से प्लानिंग की जाती है कंपनी में अप्रोच करना। कौन सी कंपनी? ब्लिज़र्ड हो गई, राइट गेम्स हो गए, बड़ी कंपनीज हो, ऐसी कंपनीज जो कि पैकेज लगेगा तो महीना 6 लाख 7 लाख का पैकेज डालेगी, है ना। तो इसको अप्रोच करना है तो पहले 6 महीना प्रैक्टिस करना है ना। 6 महीने कंटेंट तैयार करो, एक यूट्यूब हैंडल बना लो, कंटेंट बना लो, 500-1000 सब्सक्राइबर बना लो, इतना तो बना के रखो। ये मेंटेन करना है 6 महीने तक, ठीक है। अब उसमें तुम कुछ भी है आर्ट वर्क बना के डाल रहे हो, जनता से बात कर रहे हो कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया, फलाना चीज़ किया, ढिमकाना चीज़ किया, ये सॉफ्टवेयर, हाँ ये चीज़ किया, वो किया। जो आप देखते हो ना यूट्यूब में जो बनाते हैं, क्यों करते हैं ये? फ्री ऑफ कॉस्टिंग, उनको पैसा मिल रहा है उस चीज़ से, है ना। डेफिनेटली मिलियंस है, यूट्यूब तो दे ही रहा है, लेकिन क्यों अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब में ही कर रहे हो? इतना खासा भी पैसा नहीं मिलता है यूट्यूब से कि अरबों खरबों रुपए लेके आ रहे हैं और बड़े अच्छे से सोच रहे हैं हम तो लंबरगिनी चला रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो पोर्टफोलियो है उनका। बड़ी कंपनी को प्रोजेक्ट बेसिस में अप्रोच करने के लिए पोर्टफोलियो होता है। उनको पता है कि मेरी 1 मिलियन की अगर क्राउड है तो उनको पता है कि यार उससे नीचे आके ही नहीं जाऊंगा। बंदे को, जनता को, भाई 1 मिलियन की कोई जनता उसको पसंद कर रही है तो उसको क्यों मैं वो करूँगा ना। मना करने में भी 10 बार सोचेगा कि यार ये क्या बात बंदा है, इसको कैसे रोक दूं। रिक्रूटर को तो अच्छा आर्टिस्ट चाहिए। पहला यूट्यूब हैंडल होना चाहिए तगड़ा, ठीक है। दूसरा वेबसाइट होनी चाहिए, वेबसाइट बनाओ, है ना। अब वो इन्वेस्टमेंट है, अब चाहे खुद से बना सको वेबसाइट तो कर सकते हो, जैसे फ़ोन वोन पे बना रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वेबसाइट वेब बनाओ, ठीक है, खुद का, और या फिर बनवा लो किसी से एक सिंपल वेबसाइट जहाँ पे तुम्हारा काम हो और तुम्हारा वर्क हो, बस। तो वेबसाइट हो गई एक, आपका ये हो गया, ये आपको एंट्री दिलाने के लिए काम रहेगा। लेकिन अप्रोच इनमें कैसी की जाती है इन कंपनीज़ में? जहाँ अप्लाई दिया है तो वहाँ तो ऑप्शन रहता है। इसके साथ साथ इम्पैक्ट कैसे डालते हैं लोग मालूम है? ये लोग जाते नहीं हैं, ये लोग सबसे पहले एल्बम बनाते हैं।
एल्बम देखिए, वो जो वीडियो आपकी शादी का एल्बम होता है ना, देखियो आजकल जो आता है बड़ा वाला, है ना, ये अपने आर्ट वर्क का एल्बम बनाते हैं, और एक नहीं 10-10 बनाते हैं, ठीक है, आर्ट वर्क का, कि इस महीने 6 महीने बाद इनका नया एल्बम रिलीज होता है, साल में 2 ठोक रिलीज करना है, और 5-7 बनाए एल्बम, जो वैसी वाली ऑनलाइन वाले ये ना सोचें कि हम वीडियो एल्बम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ़ोटो एल्बम की। तो फ़ोटो एल्बम बनाते हैं, मेटालिक कोटिंग वाले बनाते हैं, तो कहीं कुछ बनाते हैं, खर्चा करते हैं, प्रोफेशनल है ना, पैसा तो खर्चा करेंगे, सीधी बात है। 7 लाख 8 लाख का पैकेज लेना है तो कम से 8-10 हज़ार तो डालते हैं, करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये चीज़ लेके आते हैं, और फिर ये एल्बम ना अपने हैंडल्स और अपनी इंफॉर्मेशन के साथ अलॉन्ग विद देयर कॉपी, रेज्यूमे कॉपी, ये डायरेक्ट कंपनी के यहाँ जाके इनको मेल करते हैं, छोड़ के आते हैं उनके एचआर डिपार्टमेंट में। अगर उसी बड़ी कंपनी के यहाँ पे वो लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो कई लोग तो ट्रैवल करते हैं यहाँ से वहाँ जाके कंपनी के केवल एचआर डिपार्टमेंट में छोड़ के आते हैं, और कई लोग मेल करते हैं, वाया पोस्ट करते हैं, और कई लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। ये केवल इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, यानी ये केवल आपको एंट्री तक देने के लिए इतना करते हैं, ये इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जितने भी खत्म ही हो जाते हैं, वो अलग ही कर दिया जाता है, फोकस हो जाएगा। अब आपके जैसे कितने हो गए, मात्र 2 या 3, क्योंकि आप कर रहे हो तो आपके जैसे और भी कर रहे होंगे, तो 2 या 3 जन ही करते हैं ये चीज़, इतना इन्वेस्टमेंट क्यों होता है। सीधी सी बात है, 10,000 रुपये दे के अगर तुम ये चीज़ बनवा रहे हो, ठीक है, और किसी कंपनी को दे रहे हो, और उस कंपनी से वापस नहीं लेते, वो उसका ही होता है, अपना साइन करके ऑटोग्राफ करके देते हैं कि कंपनी रख ले उसको, कल की डेट में पसंद आ गया तो कंपनी बोलेगी कि फलाना आर्टिस्ट हमारे पास था, ऐसे करके। तो ये एक अपना साइन करके वहाँ पे छोड़ के जाते हैं उस चीज़ को कि ये आप ही के लिए। अब ये सोचो, अपने आप को एक रिक्रूटर के तौर पे सोचो कि आप एक रिक्रूटर हो, आप बैठे हुए हो, और कंपनी आपके पास प्रोडक्ट लेके आता, कोई पर्सन आपके पास आता है और बोलता है कि सर ये मेरा एल्बम है, ये मैंने तैयार किया हुआ है, आप ही के लिए लाया था, आप रख लीजिए और चले जाएगा। और आप उसका हैंडल चेक करोगे, उसकी सब चीज़ देखोगे, आर्टवर्क भी अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ही आउटवर्क में डालो, घटिया डालोगे तो काम तो टॉप है ना, टॉप का काम बोल रहा है, बात कर रहे हैं हम कि आपका काम टॉप है तभी आप ये कर रही है, वरना घटिया काम करके खर्चा करोगे ना तो वो पैसा भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे, सीधी बात। तो इसको जब छोड़ते हैं ना, तो सामने वाला ये जानता है, ये सोचता है कि इस व्यक्ति ने अगर मेरे लिए 10,000 रुपये खर्चा किए हैं, या मेरे लिए इतना खर्चा किया है, इतनी मेहनत किया है इसने, तो दैट मीन्स ये मेरे यहाँ काम करने के लिए ईगर है। फिर वो सब बातें खत्म हो जाती है, आपका कमिटमेंट कितने महीने का रहेगा, कितने साल का आपका रहेगा, बॉन्ड कर लें, क्या कर रहे हो फिलहाल, इतने समय क्या किए, वो सीधा यही बात करते हैं कि फलाना फलाना आपका इम्प्रेसिव रिज्यूमे देखा हमने, बहुत अच्छा लगा, और क्या बोलते आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि आपके जैसे 3 और मूर्ख होंगे, है कि मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं, ये वो वाले इडियट्स हैं जो मूवी में आए थे ना, 3 इडियट्स वाले, कि वो जो हाईलाइट हो जाते, ये वही 3 लोग हैं जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी काम करते, फिर उनको सेलेक्ट करके बुलाया जाता है, और ये देखा जाता है कि आप एक्चुअली हमारे इसके लिए क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम्स उस समय नहीं होते। क्यों एग्ज़ाम नहीं होते, क्योंकि आपने यूट्यूब की महान जनता दिखा दी है कि मतलब मैं ऑलरेडी वर्क तो कर ही रहा हूँ, और यही आर्ट वर्क आपको दिखा रहा हूँ, सीधी सी बात है ना, और प्रीमियम कंटेंट सेल आउट कर रहा हूँ, यूट्यूब में जो बन जाता है वो सेल आउट भी हो जाता है, पेट्रॉन लिंक होता है, बहुत सारी चीज़ें आगे जो ज्वाइन हो जाती है। पॉइंट ये है कि जब आप इतना सब कुछ काम दिखाते हो, वर्कलोड, कि आप ऑलरेडी बिजी हो, देन सामने वाला आपसे सीधी बात करता है, टेक्निकल बात करता है, वो आपसे यही बोलेगा कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है और फलाना फलाना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपका इसमें ये फलाना रोल रहेगा, इतनी सैलरी वो होगी,
इतना चीज़ रहेगा, आप कब से कर सकते हैं। तो फिर सामने वाला फिर उस हिसाब से बात करता है। नहीं, करते ही नहीं है ना, क्वेश्चन ही नहीं, ये क्वेश्चन नहीं रह जाता, व्हाट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये वाला क्वेश्चन नहीं रह जाता, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा, सीधा यही बोलते हैं कि आप अगर रिज्यूमे आपने ऐसा दिया है, तो होता है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई, मैंने भी रिज्यूमे दिया था ऐसा ही वाला, मुझे भी क्या बोलते वैसा ही रिस्पॉन्स मिला जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। सीधी बात है, मैंने टेस्टेड एक्सपीरियंस है ये चीज़ का, सामने वाला यही चीज़ बोलता है, फिर वो एक ही कमेंट करता है कि आपका रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव लगा, अच्छा था, अब फलाना मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में इतना है, इतने डॉलर, या बाहर का होगा तो डॉलर, इंडियन होगा तो पैसा है, इतने इतना इतना बजट रखा गया है इसके लिए, आपका इतना बजट होगा, आप बताइए कैसा आपको करना है, फिर वो आपसे, फिर आप बताइए ना, नेगोशिएशन कीजिए, सैलरी नेगोशिएशन कीजिए उनसे, आप कितना काम करना चाहते, कितने में कैसे काम करोगे, क्या चीज़ चाहिए, वैसी वाली बात करनी होती है। फिर वहाँ ये बातें नहीं होती ना कि आप कौन हो, कहाँ से क्या आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, ये सब आपने पहले ही दिखा दिया उनको, है ना, अपना कमिटमेंट दिखाते हैं। आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि वो कमिटमेंट दिखा दे। सबसे मीडियम इम्पैक्ट, सबसे छोटा इम्पैक्ट क्या होगा एज अ फ्रेशर जब एंट्री लेते हो, क्यों, क्योंकि आप फ्रेशर कैसे कहलाए, है ना, जब एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन एक्सपीरियंस जब आप यूट्यूब वगैरह या बाकी हैंडल्स के लिए काम करते हो ना, जैसे गेमिंग के वाले हैं तो गेमिंग एसेट बेचना शुरू कर दिए, ठीक है, तो आप जब बेचना शुरू कर देते हो ना, तो आपसे एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगता, क्योंकि सबको पता है कि यार ये बंदा जो है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ सेल आउट कर रहा है ना। और फिर अगर आपको क्या बोलते हैं उसको वैसे ही हिट करना है कि मैं किसी बड़ी कंपनी के साथ ज्वाइन किया हूँ या कुछ किया हूँ, तो देन वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हाँ, तो फ्रेशर में वो शुरुआत वाला नहीं डालते, आप अगर शुरुआत से अगर करते हो, इतना एफर्ट डालते हो, मैं आपको 10,000 का एल्बम बनाने नहीं बोलता, लेकिन मैं ये तो बोलता हूँ कि एक पोस्ट कार्ड बनाया जा सकता है लैमिनेट किया हुआ, आपका एक सबसे अच्छा वर्क, या उसके 5-7 वर्क पोस्ट कार्ड जैसे छोटे वाले लैमिनेट करके रखिए, उसमें आपका साइन बना के आप दे सकते हैं, एटलीस्ट एक पोस्टर तो साइन किया हुआ ले जाके दे सकते हो, जिसको वो हैंग इन कर दें या लटका लें, फ्रेम करके दे दो। कंपनीज बहुत पीछा करती हैं, मैंने ये चीज़ देखा है अपने एक्सपीरियंस में, शुरुआत में एज अ फ्रेशर भी, और अब तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, तो अब बहुत ज़्यादा मैंने अब तो खैर आदत है उस चीज़ की। अप्रोच करते, बहुत अप्रोच करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा अप्रोच करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट को छोड़ता नहीं है कोई, ये मान के चलो। तो कभी भी अगर आपसे कोई ऐसा नेगोशिएशन कर रहा है, तो ये मान के चलो कि मन ही मन वो ये सोच रहा है कि आप, हाँ, आपको छोड़ना नहीं है, ऐसा होता है। तो लोग, आप कई बार इतना अच्छा इम्प्रेशन बन जाता है ना कि वो आपको, आप मना कर दोगे कि भैया मुझे नहीं करना है, बट वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि आप उनके साथ ज्वाइन हो जाएं, है ना। अगर आपकी कोई पहचान के वहाँ पे होंगे ना, तो उसको बोलेंगे कि वो फलाने को बोलना ज्वाइन करे, ऐसा होता है। अच्छे आर्टिस्ट कम ही मिलते हैं, लेकिन ये है कि अगर अच्छे आर्टिस्ट, कौन होता है अच्छा आर्टिस्ट, वो नहीं जिसका आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो नहीं, अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो उस कंपनी के लिए सूटेबल होता है। भाई आप, सीधी बात है, आपका आर्ट वर्क देखो, डिसेंट आर्ट वर्क तो होना ही चाहिए ना, बिल्कुल घटिया आर्ट वर्क होगा तो वो तो कैसे चलेगा। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि डिसेंट लेवल का आर्ट वर्क रखें, लेकिन कंपनी के साथ काम करने वाले आपका वर्किंग पैटर्न कैसा है वो चीज़ देखते हैं, कि आपका वर्किंग पैटर्न कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, क्या आप वेल कम्युनिकेटिव हो कि नहीं। अब क्या होता है, जब हम ऑलरेडी इतना बड़ा रेज्यूमे दे चुके रहते हैं ना, तो हमारा कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पता रहता है उनको कि ये वो वाले व्यक्ति हैं, जानकार हैं। हाँ, जल्दी फिर उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब कोई आता है कि फ्रेश, उसने क्या किया, अपना रेज्यूमे छोटा करके बता रहा है ना, अपने बारे में चीज़ें छोटी करके बता रहा है, कम बता रहा है काम की, अपने वर्क की, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट पे काम किया नहीं है,
ज़्यादा अमाउंट का काम नहीं हुआ है तो क्या है, कौन चंद वर्क थे वही दिखा दिए, तो जल्दी से 5 मिनट के मतलब 30 सेकंड में ख़त्म हो गई शोरील, है ना, 10 सेकंड 15 सेकंड में ख़त्म हो गया काम। और फिर बैठ गए कि हाँ सर अब पूछिए, तो वो सामने वाला फिर आपसे पूछता है कि भाई ठीक है देखें कि आपके अंदर कुछ रखा है कि नहीं, है ना। तो ऐसे टॉप करना पड़ता है, टॉप करने के लिए फिर आपको मत दो, अपने बारे में इतना फस क्रिएट कर दो कि सामने वाला जो है वो आपको छोड़ना नहीं मांगे, है ना। अब जब आप लोगों की डेमो ली गई तो सबसे पहले यही किया गया ना आप लोगों के साथ, मैंने बताया ही था आपको, जब तक हम अपना एक्सपीरियंस करके बैठे हो, आप ऑलरेडी देख चुके हो उस चीज़ को। आपको समझ लो मैं आपको एचआर की ही पोजीशन पे बैठाता हूँ उस समय, जब कोई डेमो होता है तो मैं एचआर नहीं बैठता हूँ, मैं जॉब लेने वाले की पोजीशन पे बैठा रहता हूँ, क्योंकि मैं आपको सर्विसेज दूंगा, आपसे पैसा लूंगा ना उस चीज़ के लिए। तो आपको कन्विंस करने के लिए मुझे जो चीज़ें मैंने की डेमो में वो याद करो, वही चीज़ें आपको करनी होती है जब आप जॉब के लिए जाते हो। मैंने आपको गूगल दिखा दिया, मैंने आपको अपना आर्ट स्टेशन का दिखा दिया, अपना काम दिखा दिया, है ना। जॉब ऑफर आगे जब लास्ट में रहता है तो मैं दिखा देता हूँ, वो देखिए जॉब ऑफर पड़ा हुआ है, हमको भी आएगा, है ना। ये एक टेंडेंसी होती है, यही चीज़ होता है ना। अब अगर मैं आपको ज्वाइन कराऊँ और आपको बस ये बोलूँ कि देखिए हम ये चीज़ कर देंगे, दुनिया उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बोलने से आप बिलीव कैसे करोगे? तो क्या होगा, आप पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, और इम्पैक्ट कम पड़ेगा ना तो फिर आप डेफिनेटली कैसे कन्विंस होगे मुझे पैसा देने के लिए, मेरी सर्विसेज क्यों इंक्वायर करना चाहोगे मैं अगर बोलता रहूँगा तो फैक्ट बहुत, ये एक तरीके का ना वो गैम्बल होता है कि आपको बस सामने वाले के दिमाग में वो बात को इम्प्लांट करना होता है कि हम आपको वैल्यूएबल चीज़ दे रहे हैं, यही चीज़ होता है। वो जिस भी पॉइंट पे हो सकता है कई गेम्स के लिए होते हैं, कई जो होते हैं जिनका गेम्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो गेम से बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो फिर आप उनका ध्यान खींचेंगे दूसरी जगह। तो जिस भी कंपनी में एग्जैक्टली तो सबसे पहला चीज़ यही होता है, जब किसी कंपनी में जॉब करनी हो तो उस कंपनी का 1-2 दिन पहले आप उसका वेबसाइट, उसके बारे में जान लीजिए, उसकी हिस्ट्री जान लीजिए कि ये कब से शुरू हुए हैं। सबसे खास होता है इनका प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे अगर किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में क्रैक करना हो ना वर्ल्ड की, तो एक चीज़ ध्यान रखना, उनका काम देखना कि वो क्या काम करते हैं, और उनका काम अगर आप करके दिखा दोगे ना तो आपकी जॉब पक्की है। जैसे ब्लिजर्ड है, अगर मेरी शोरील में ब्लिजर्ड का मॉडल होगा ना, ब्लिजर्ड ने कुछ बनाया होगा और मैंने ब्लिजर्ड का डिट्टो बना के दिखा दिया ना, तो पक्का हो जाता। और 100% पक्का कैसे होगा मालूम है, जब उनका ही आर्ट स्टाइल लेके मैं अपना आर्ट बना के दिखा दूं, कैरेक्टर बदलना। आपने अपनी मर्जी का बना लिया ना उनका आर्ट स्टाइल, तो वो फिर समझ जाते कि ये पहुंची चीज होते हैं, ये हाँ, तो ये चाहता ही है काम करना। फिर वो उन पैसे की इस फील्ड में कहीं कमी नहीं है, ये चीज़ याद रखो, पैसे का कमी नहीं होता, पैसा रहता ही है सबके पास। और इस फील्ड में जितने भी कंपनीज होते हैं ना, इसमें पैसा ही फिकता है, पैसा बहुत ज़्यादा है, कमी नहीं है पैसे का। बस यही होता है कि लेने के लिए ना लोग तैयार तो हैं, लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। वैसा सोच लेते लोग, क्या सोचते हैं ये 2 मिनट का काम है, ऐसे हो जाएगा। जब बनाने बैठते तब समझ में आता है। जज करना बहुत आसान है, ऑडियंस के स्तर पे बैठ के जज कर सकते हैं, लेकिन जब आप आर्टिस्ट बन जाते हैं ना, तब आप ऑडियंस के स्तर पे जज मत करिए, वो ऑडियंस को जज करने दीजिए, ऑडियंस है इस चीज़ के लिए। आप जज कीजिए, आप अगर इस चीज़ को बना रहे होते तो कितने टाइम में बना रहे होते, आपको कितना टाइम लगता। तो अगर आपको उससे कम टाइम लग रहा है तो फिर आप सामने वाले को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए कि हाँ आपका ये जो आर्ट वर्क है इसमें ना ये गलती है, मैं इधर पे ये चीज़ कर, मतलब ये ठीक किया जा सकता है, ये उसकी बेनिफिट के लिए होता है।
है ना, तो इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। और कई होता है क्रिटिसिज्म होता है, वो जनता के पास है भाई, उनको आता ही नहीं है। हाँ, तो बस ये बोलेंगे अरे वो नाक सही नहीं लग रही, ये गलत लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, भाई वो वाले हैं वो। लेकिन आप अगर देखोगे तो आप देख के बता सकते हो, देखो एनाटॉमिकली आंखें बड़ी दिख रही हैं, ये इतना इतना मार्जिन होना चाहिए, मुझे लगता है इतना वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती थी, लाइट ज़्यादा लग रही, वॉश ऑफ हो रहा है इमेज। ये बातें उनके लिए फ़ायदे की होती हैं आर्टिस्ट की। वो भी समझते हैं ना कौन आर्टिस्ट है कौन जनता है, वो समझते हैं। अब जनता वाले कमेंट डालोगे ना तो वो जनता समझ के छोड़ देते हो, बोले अरे यार तुम। हाँ, वो ऐसी वाली बात होती, समझे। तो इस वैसा तैयार करना है, तो इसी तरीके से हम लोग अपने पोर्टफोलियोज को तैयार करेंगे, ठीक है, उसी को लेके जाएंगे आगे। एंड देन लेट्स सी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।